बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इल्मुल बलागा की जो अबहास हमने पढ़ी हैं, फसाहत व बलागत और उसलूब, उसको मैं इंतहाई सादा करके दोबारा उसका ख़ुलासा आपके सामने बयान करने लगा हूँ, क्योंकि वो अरबी में मैंने आपको लिखवाया था और अमूमन हमारे तालिब इल्मों का मजाज होता है उर्दू हम पढ़ते हैं और अरबी में एक चीज़ पढ़ें, हालांकि वो मुख्तसर है और कोई इतना लेंथी भी जो है ना वो काम नहीं था। तो क्योंकि एक नया फ़न है इसलिए कुछ लोगों को परेशानी हुई। मैं आज अभी जो मैं आपके सामने बात करूंगा ना या बातें रखूंगा वो इंतहाई सादा होंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी किसी किस्म की परेशानी और किसी किस्म का डाउट, कोई शक बाकी नहीं रहेगा। तो सबसे पहले चलते हैं इल्मुल बलागा। आपको मैंने कहा था कि इल्मुल बलागा जो है ये इल्म है किसका? फसाहत व बलागत का। किसका इल्म है? फसाहत व बलागत का। इल्मुल बलागा का मतलब ये है कि आपने इल्मुल बलागा की मदद से फसाहत व बलागत को समझना है और अरबी ज़ुबान का इल्मुल बलागा आप पढ़ रहे हैं, अरबी ज़ुबान का इल्मुल बलागा पढ़ रहे हैं ना, तो अरबी ज़ुबान में जो है ना जब आप जो है वो कलाम अरबी ज़ुबान लिखें तो आपकी ज़ुबान में फसाहत व बलागत हो। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अरबी ज़ुबान में इल्मुल बलागा होता है, हर ज़ुबान का इल्मुल बलागा है, ठीक है। इंग्लिश का भी है, उसको इंग्लिश रिटोरिक कहते हैं, रिटोरिक। और अगर लिंग्विस्टिक की स्टडी अंग्रेज़ी ज़ुबान में की जाए ज़ुबान की, उसमें जहाँ ग्रामर का पोर्शन है तो वहाँ पे इसका भी है रिटोरिकल स्टडी, ये भी एक सेपरेट एक पोर्शन है और उसमें यही इस्तिलाहात हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पढ़ेंगे तशबीहात पढ़ेंगे, इस्तिआरात पढ़ेंगे, ठीक है, इसकी अक़साम पढ़ेंगे। आप वहाँ पे चले जाएँ, वहाँ पे आप मेटाफर पढ़ेंगे, आप सिमिली पढ़ेंगे, ये सारी इस्तिलाहात उधर हैं और ये सारी चीज़ें उधर भी हैं। तो इल्मुल बलागा जो है इसका मकसद फसाहत व बलागत है। अब फसाहत व बलागत का क्या मतलब है? सिंपल, फसाहत का मतलब ये है कि कलाम वाज़े हो और बलागत का मतलब ये है कि मौका माल के मुताबिक हो। फसाहत का मतलब वाज़े हो और बलागत का मतलब मौका माल के मुताबिक हो। अब हमारे पास कोई यहाँ पे डेफिनेशन नहीं मैं कर रहा हूँ, अगर मैं डेफिनेशन करता हूँ आप लोग हो सकता है फिर परेशान हो जाए। नहीं, सिंपल आप ये मेरी बातें सुन लें और उसके बाद आप ये चैप्टर पढ़ें फसाहत व बलागत का, आपको इंतहाई समझ आ जाएगा, 100% समझ आ जाएगा, ठीक है, इंतहाई आसान है। फसाद का मतलब है कलाम वाज़े हो। अब हमें कैसे पता चलेगा कलाम वाज़े है? अब ऐसे कोई ऐनक तो नहीं है, अब इन्होंने ऐनक लगाई हुई है, अब बाज़ार से ऐनक मिल जाए कि भाई साहब ऐनक दे दो भी ऐनक पहन के, या कोई ऐसी खुर्दबीन और नीचे हम रखें तो अच्छा ये कलाम तो बड़ी वाज़े है। ना कोई ऐसी खुर्दबीन आई है और ना ही कोई ऐसी ऐनक आई है। उन्होंने चंद चीज़ों की निशानदेही कर दी है कि आपने जब बात करनी है अरबी ज़ुबान में तो आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है। अगर वो चीज़ें आपकी बात में, आपकी कलाम में नहीं हैं तो फिर इसका मतलब आपकी कलाम वाज़े है, आपकी कलाम में फसाहत है, आपकी कलाम फसीह है। अब वो कौन सी चीज़ें हैं? वो दो तरह की चीज़ें हैं। कुछ चीज़ों का जो ताल्लुक़ है वो है कलिमात के साथ और कुछ चीज़ों का ताल्लुक़ है कलाम के साथ, क्योंकि कलाम बनती है कलिमात से। तो कुछ चीज़ों का ताल्लुक़ ईंटों के साथ है और कुछ चीज़ों का ताल्लुक़ दीवार के साथ है। अगर आपकी ईंटों में ये ख़राबियाँ ना हों और आपकी दीवार में ये ख़राबियाँ ना हों तो आपका कमरा उसमें शाइनिंग है, उसमें चमक है, वो वाज़े है। ऐसे अगर वो चीज़ें ना हों कलिमात और कलाम में तो आपकी कलाम वाज़े है। अब कलिमात से मुतालिका कौन कौन सी चीज़ें हैं? कलिमात से मुतालिका चीज़ें हैं, एक तो तनाफ़ुर हुरूफ। तनाफ़ुर, आपने कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलना कि भाई जिसकी अदायगी मुश्किल हो और सुनना अजीब लगे, वो भारी लगे, वो जिसकी अदायगी मुश्किल हो। तनाफ़ुर हुरूफ का मतलब ये है कि आपने एक लफ्ज़, उसके जो हरूफ हैं वो आपस में उनका कम्बिनेशन अच्छा नहीं है, नफ़रत कर रहे हैं। जब वो नफ़रत करेंगे, जब आप बोलेंगे तो फिर मामला औखा हो जाएगा। समझ आ रही है?
हाँ जी, तनाफरी हरूफ का ये मतलब है। और इसका कोई फार्मूला नहीं है, बाद में फार्मूला लिखा हुआ है जी। क्या फार्मूला भी, अगर लफ्ज़ के जो हरफ हैं, एक हरफ की अदायगी इधर से होती है, दूसरी इधर से होती है, तो वो उसमें तनाफरी हरूफ पाया जाता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं। कहते हैं ये ऐसे ही है जैसे आपने जंप लगाना है ना, इधर से वो नीचे, ऊपर से नीचे, टोए में, टोए से नीचे ऊपर, ठीक है। ये इस तरह की बातें भी लिखी हुई हैं तो समझाने के लिए, तो वहाँ पे तनाफरी हरूफ होता है। लेकिन भाई वो जो फार्मूलों ने बयान किए हुए वो बाद जगहों पर जाकर टूट जाते हैं, तो लिहाजा तनाफरी हरूफ का कोई फार्मूला नहीं है। हाँ, ज़ौक़ से पता चलता है। और ज़ौक़ कहाँ से आते हैं? स्टडी से आता है। अगर आप किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो आपका ताल्लुक़ उसके साथ रहता है, तो कुछ अरसे के बाद आपके अंदर एक मलका पैदा हो जाता है, एक ज़ौक़ पैदा हो जाता है। उसकी मदद से आपको पता चल जाता है ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है, ठीक है। सिंपल मिसाल, आप मार्केट जाते हैं, आप पहली दफ़ा जाएं, आपको पता ही नहीं है भी ख़रीदो फरोख्त कैसे करनी है, कौन सी दुकान अच्छी है, चीज़ें मतलब है जो है ना वो किसके पास अच्छी जो है ना वो सब्ज़ी किसके पास अच्छी है, ठीक है। तो लेकिन एक वक्त आता है जब आप बार बार मार्केट जाते हैं ख़रीदने के लिए, तो आपको पता चल जाता है पहली नज़र में कि भाई इसके पास अच्छी चीज़ है, और रेट का भी पता चल जाता है अभी रेट किसका सही है किसका नहीं है, ठीक है। शॉपिंग करने के लिए ख़वातीन जाती हैं, नई जाती हैं, और जो पुरानी, उनमें बड़ा फ़र्क होता है। उनको पता चल जाता है ये चीज़ किस कैटेगरी की, क्या हिसाब है, इसका क्या भाव है। अब मुझे याद है काफ़ी देर मैं उस वक्त बच्चा था, पढ़ता था, हमारे गांव में एक बंदा कोई मशीन बेचने के लिए आया, तो उसने वो कितने की बेच रहा था, 5-7 हज़ार की, खान साहब, और बेच के कितने की गया वो, 500 की, ठीक है। हाँ जी, तो मतलब ये कि पता चल जाता है जब आपकी वाबस्तगी किसी चीज़ के साथ रहती है, तो तनाफरी हरूफ का पता आपको ज़ौक़ से चलेगा। आप अरबी ज़ुबान की जब आप स्टडी बहुत ज़्यादा करेंगे, वर्क करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा भाई ये लफ्ज़ अच्छा है, ये लफ्ज़ भद्दा है, ठीक, कोड़ा है। दूसरी चीज़ है वो है ग़राबत। आपने वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता हो। अब ये चीज़ है, ये एक माना है, अब इसके लिए 5 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। कितने लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं? 5। तो आपकी कलाम फसाहत होनी चाहिए, भी वाज़ी होनी चाहिए ना, तो आप वो लफ्ज़ बोलो इसका जो सामने वाले समझते हों। अब ये नहीं कि यहाँ पे मैं फ्रांसीसी का लफ्ज़ याद करके आ जाऊँ, यहाँ पे बोलूँ, आप समझते नहीं हो तो मेरी कलाम वाज़े नहीं। सिंपल सी बात है कि कलाम वाज़े है। आप अरबी पढ़ने वाले, यहाँ पे मैं इंग्लिश के भारी भरकम लफ्ज़ बोलूँ तो भाई मेरी कलाम वाज़े होगी? क्या कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी? बताएं मुझे। वाज़े नहीं है। वाज़े तब है कि इसके लिए जो लफ्ज़ आप समझते हो मैं वो बोलूँ। अब जो अंग्रेज़ी पढ़ने वाले, बोलने वाले हैं, उनमें मैं बैठ कर अरबी के लफ्ज़ बोलूँ तो मेरी कलाम वाज़े है? वाज़े नहीं है। समझ आ रही है? तो ग़राबत का मतलब ये होता है कि वो लफ्ज़ बोलें आप जिसका इस्तेमाल अहले लुग़त, अहले ज़ुबान बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। शायर हज़रात वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और जो मज़मून लिखने वाले हैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब वो लफ्ज़ बोलें, और अगर कोई ऐसा लफ्ज़ है वो आम लोग इस्तेमाल नहीं करते, आप बोल रहे हो, वहाँ पे ग़राबत है। तो ग़राबत का मतलब जब ग़राबत आएगी तो वहाँ पे फसाहत नहीं है, वो कलाम, वो बात वाज़े नहीं है, कलाम फसीह नहीं होगी। बात समझ आ रही है अब कि अभी भी समझ नहीं आ रही है? अच्छा, तीसरी जो चीज़ है वो है मुखालफत क़ियास है। इसमें मुखालफत क़ियास, इससे भी आपने बचना है, इससे भी आपने बचना है। अच्छा, भी मुखालफत क़ियास, कौन सा क़ियास? क़ियास का मतलब कायदों की मुखालफत नहीं करनी। भी कौन से कायदे? इल्म सरफ़ के जो कायदे हैं। अब इल्म सरफ़ में कायदे कौन से कायदे हैं? शक्लों के कायदे हैं कि भाई फ़लाँ शक्ल इस तरह की होगी तो ज़माना मादी है, इस तरह की होगी ज़माना हाल और मुस्तक़बिल है, इस तरह की शक्ल होगी तो काम करने वाले पे दलालत है, जैसे फ़ाइलुन ज़ारिबुन है, इस तरह की शक्ल होगी तो उसमें हुक्म दिया जाएगा जैसे इज़रिब है, इस तरह की शक्ल होगी तो वहाँ पे मना किया जाएगा जैसे ला तज़रिब है, इस तरह की शक्ल होगी तो वहाँ पे तकाबुल होगा और एक दूसरे पे फजीलत दी जाएगी जैसे अज़रब इसम तफजील है। शक्लें बयान है ना, तो वो जो क़ियास है, जो कायदे हैं, उनकी आपने मुखालफत नहीं करनी। अब ये नहीं कि कोई नई शक्ल इकट्ठी खिलौते हो वो, ठीक है। हाँ जी, आप नई शक्ल निकालेंगे, लोगों को समझ नहीं आएगा भाई इस शक्ल की दलालत किस चीज़ पे है।
अगर कोई ऐसी शक्ल को लफ्ज़ मैं उल्टा सीधा बना दूँ कि आपने जो इल्म सरफ में जो शक्लें पढ़ी हैं वो कोई शक्ल ना हो, आप समझ सकेंगे? बताएं मुझे। जब नहीं समझेंगे भाई तो वहाँ पे फसाद नहीं रहेगी, आपकी कलाम वाज़ेह नहीं रहेगी, लोग परेशान हो जाएंगे और आप जो कहना चाहते हैं उस तक नहीं पहुँचेंगे। वो मुखालफत क़ियास, कराहत फिस समा, ये चौथी भी इधर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कराहत फिस समा, सुनने में कलमा जो है ना वो बुरा लगता है, सुनने में कलमा बुरा लगता है। ठीक है, तो इसका और इसका जो ताल्लुक़ है ना वो ज़ौक़ के साथ है। ये चीज़ें नहीं हों आपके कलिमात में, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये होंगी तो फसाहत फिर नहीं होगी। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इल्मुल बलागा का मौजू है फसाहत व बलागत। ठीक है, और फसाद का मतलब बात वाज़े हो, और वाज़े कैसे होगी? जब चंद चीज़ें नहीं होंगी, और उनमें से जिन चीज़ों का ताल्लुक़ कलिमात के साथ है वो मैंने आपके सामने लिख दी हैं कि आपके कलिमात आपने जो इस्तेमाल करने उनमें ये चीज़ें ना हों, तनाफ़ुर उरूफ़ ना हो, गराबत ना हो, मुखालफत क़ियास ना हो, कराहत फिस समा ना हो। यहाँ तक बात समझ आ गई है? चलें, अब कलाम में, कलाम की बात है, तनाफ़ुर कलिमात भी नहीं होना चाहिए, तनाफ़ुर कलिमात भी नहीं होना चाहिए। अब आपने जो जुमला बोला है उसमें जो लफ्ज़ इस तरह के आप ला रहे हो कि वो एक लफ्ज़ दूसरे के साथ उनकी कम्बिनेशन अच्छी नहीं है, उसकी वजह से ज़ुबान का जो इधर फ़्लो है वो रुक रहा है। पानी जा रहा है ना, आपने वहाँ दरमियान में क्या ब्रेकर बना दिए हैं, इधर ब्रेकर है इधर ब्रेकर है, अब वो क्या हो रहा है? पानी रुक गया, रुकेगा, उछलेगा, फिर रुकेगा। पुल नहीं देखा कभी आपने, नहर का पुल, उसके आगे पानी उछल रहा होता है, क्यों? नीचे उन्होंने वो दीवारें बनाई होती हैं। तो इधर भी यही हिसाब है, तनाफ़ुर कलिमात। अगर कलिमात, अगर उसमें मतलब है 2-4 कलमे ऐसे हैं कि वो आपस में उनका कम्बिनेशन अच्छा नहीं है तो फिर वो फसाद नहीं रहेगी। और उसकी मिसाल आपको मैंने क्या लिखवाई थी? व क़ब्र हरबिन बिमकान कफ़री वलैसा क़ुरबा कब्री हरबिन कब्रू। अभी क़ुरबा कब्री हर तकल्लुफ़ नहीं करना पड़ता, आप खुद पढ़ के देख लें। वलैसा क़ुरबा कब्री, वलैसा क़ुरबा कब्री हर, ठीक है, क़ुरबा कब तकल्लुफ़ करना पड़ता है, एक एक आराम से आप पढ़ रहे हो। ठीक है, हाँ जी। तो ये तनाफ़ुर कलिमात नहीं होना चाहिए। और ज़ौफ़ तालीफ़, और ज़ौफ़ तालीफ़, ज़ौफ़ तालीफ़ का क्या मतलब है? ज़ौफ़ तालीफ़ का मतलब ये है जैसे आपने इल्म नहव के कायदों की मुखालफत नहीं करनी, ऐसे इल्म सरफ़ के कायदों की, ऐसे इल्म नहव के कायदों की मुखालफत भी नहीं करनी। ज़ौफ़ तालीफ़ का ये मतलब है। अभी इल्म नहव का एक कायदा सिंपल सा आपको मैंने बताया था कि ज़मीर का मर्जे जो होता है वो पहले होता है, ज़मीर का मर्जे पहले होता है। अब आप ऐसा करें कि ज़मीर का मर्जे बाद में ले गए और वो लफ्ज़ उसका महल भी बाद में हो, उसकी जगह भी बाद में हो, और उसको आप मेंशन भी बाद में करें, तो भाई ये नाव के कायदों की मुखालफत है। फ़ाइल का महल पहले होता है ना, और मफ़ूल का महल बाद में होता है। अब फ़ाइल में ज़मीर हो और वो ज़मीर मफ़ूल की तरफ लौट रही और मफ़ूल बाद में है, तो ये नाव के कायदे की मुखालफत है। तो नाहवी कायदों की मुखालफत नहीं करनी। अगर आप करेंगे तो ज़बान का जो मतलब है वो कन्फ्यूजन वहाँ पे पैदा हो जाएगी। भाई ज़मीर का मर्जे क्योंकि पीछे होता है, लोग इधर ढूंढेंगे, आप मर्जे उधर लेकर आ रहे हो। समझ आ रही है? हाँ जी। तो फसाद नहीं रहेगी। ऐसे ताकीद लफ्ज़ी, ताकीद लफ्ज़ी, ताकीद लफ्ज़ी क्या थी? ताकीद लफ्ज़ी अरबी में लिख दिया मैंने, ताकीद लफ्ज़ी, लफ्ज़ी पेचीदगी। अब बसा औक़ात ऐसे होता है कि आपने नाहव के कायदों की तो मुखालफत नहीं की, लेकिन आप लफ्ज़ जब आप कलाम बना रहे थे तो आपने लफ्ज़ों को आगे पीछे कर दिया बेध्यानी में, इस तरह आगे पीछे किया कि वहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा होगी, लफ्ज़ी पेचीदगी पैदा होगी। अब मैंने आपको वो मिसाल दी थी कि भाई साहब तर्जुमा करते हैं, चढ़े पैगंबर अल्लाह के ऊपर लकड़ी डंडे मिंबर के, पता नहीं ऐसा तर्जुमा किया होगा था। बस सीधा सीधा तर्जुमा करो ना। अब वो पुराना तर्जुमा मैंने कहीं देखा था, तो उसमें क्योंकि मेरे ख्याल उसका उर्दू ज़बान शायद नहीं सही आती होगी, तो उसने वो पता नहीं लफ्ज़ों के मुताबिक आगे पीछे ये तर्जुमा जो है वो कर दिया। और आपको मैंने मिसाल दी थी जाफ़ा ख़त वहुम ला यजफ़क़ून बिहा बिहिम शियमुन। ठीक है, अब जाफ़ा ख़त वहुम ला यजफ़क़ून बिहा बिहिम शियमुन। अभी बिहिम शियमुन का ताल्लुक़ जाफ़ा ख़त के साथ है, बिहिम शियमुन का ताल्लुक़ किसके साथ है? जाफ़ा ख़त के साथ है। और शायर क्या करता है?
ये मिसालें यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, हाँ जी, मिसालें आप देखने के लिए, अब वो पीछे मैंने सारा लेक्चर अपलोड कर दिया है फसाहत व बलागत का, आप उधर जाकर तफसीलन देख लें, दोबारा पढ़ लें। इधर अब शायर ने क्या किया, बीम शियम उनका ताल्लुक किसके साथ है, जाफ़क़त के साथ है, उसको उठा के वो आगे लेकर आ रहा है। ठीक है, हाँ जी, जाफ़क़त बिहिम शियम, आदात ने उनके ऊपर फ़ख्र किया है, वहुम ला यजफ़ख़ून बिहा, और वो फ़ख्र नहीं करते आदात पे। आता कहते ना शुक्र है सानू मौका मिले है एडे बड़े बंदे ने इनके साथ मुत्तसिफ होने का, और ये नहीं कहते कि हम औसाफ पे फ़ख्र करते हैं, बल्कि औसाफ इन पे फ़ख्र करते हैं, इतने बड़े लोग हैं। समझ आ रही है? तो जाफ़क़त के मुतल्लिक़ अल्फाज को उठा के वो आगे फेंक दिया, तो भाई ये तकीद लफ्ज़ी है, ये लफ्ज़ी पेचीदगी है। ये क्या है? लफ्ज़ी पेचीदगी है। और एक होता है तकीद मानवी, एक होता है तकीद मानवी। तकीद मानवी होता है मानवी पेचीदगी। इधर मानवी पेचीदगी कैसे? अब ये देखें, असद का क्या माना होता है? हैवान, एक जानदार है। आप इससे मुराद ले रहे हो जैद, क्यों? बहादुर है। दोनों में कौन सा ताल्लुक़ है? बहादुरी वाला ताल्लुक़ है। कौन सा ताल्लुक़ है? अब ये उसका माना मौजूल हुआ है, असद का माना मौजूल हो ये है, और माना गैर मौजूल हो ये है, और माना मौजूल हो और गैर मौजूल हो में कोई ना कोई मुनासिबत है कि आपका ज़हन माना मौजूल हो से गैर मौजूल हो की तरफ चला जाता है, आसानी से चला जाता है। ठीक है, अब कोई आप ऐसा लफ्ज़ जिसका माना मौजूल हो और है और गैर माना मौजूल हो मुराद और आप लें, और दोनों में कोई वाज़ेह ताल्लुक़ ही ना हो, तो वहाँ भी मानवी पेचीदगी पैदा हो जाएगी। बात समझ आ रही है? हाँ जी, मैंने मिसाल दी थी क्या, उस शायर के शेर, व तस्कुब ऐनाय दुमुआ लिताजमुदा, मेरी आंखें आंसू बहाती हैं, लिताजमुदा, ताकि उसको उनको जमूद, उनके आंसू, ताकि खुशी हासिल हो, ताकि खुशी हासिल हो। तो तजमुदा का क्या माना है? आंसू ना बहना। तजमुदा का क्या माना है? आंसुओं का रुक जाना, आंसुओं का रुक जाना। अच्छा, आंसुओं के रुक जाने और खुशी में क्या मुनासबत है बताएं? आंसुओं के रुकने और खुशी में मुनासबत है कि रुकना जो है वो खुशी को लाजिम है। भी आंसू रुकोगे तो खुशी होगी, ज़रूरी है। ये भी हो सकता है, बंदा थक के मतलब है जो है ना, वो क्या कहते हैं, रो रो के थक जाए, आंसू रुक जाए लेकिन खुशी ना हो, ये भी हो सकता है ना। ख़वातीन नहीं देहातों में देखी, मसला बन गया, पेट पेट के बंदा मर गया, हाल होए नहीं मैं मर गई, मेरा फलाना फुम्मन गया, ये गया वो गया, हुण की बनेगा, ये वो। अच्छा, तकरीर जारी रहती है, ठीक है, और जब वो रो रो के आंसू रुक जाते हैं तो फिर साडा तो सब्र ही है। क्या वहाँ पे खुशी हासिल हो जाती है? आंसू रुक जाते हैं तो खुशी हासिल हो जाती है। ठीक है, तो मानवी पेचीदगी का मतलब ये है कि आप जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, माना गैर मौजूल हो में, ओ भाई माना मौजूल हो और माना गैर मौजूल हो में वहाँ पे कोई ना कोई मुनासबत होनी चाहिए। अगर मुनासबत होगी तो वहाँ पे पेचीदगी पैदा नहीं होगी, और अगर मुनासबत नहीं होगी तो वहाँ पे पेचीदगी पैदा हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी, मैं कहूँ मैंने बाज़ार में लड्डू देखा, ठीक है, आप समझ रहे हो लड्डू, वो मैं कहूँ मैं कि मुंडा देखा है लड्डू वर्गा, भाई वो इस्तेमाल नहीं करते हमारे में, ये नहीं कहते ना। हाँ जी, भाई लड्डू हम ऐसे नहीं कहते। हाँ, इल्ला ये कि बंदा ये कि मैंने एक लड्डू जाता हुआ देखा, तो फिर आपका ज़हन, लेकिन यहाँ भी आप परेशान हो जाएंगे, लड्डू जाता हुआ देखा, ये क्या मतलब है? क्योंकि अमूमन हम इस्तेमाल नहीं करते। तो इस तरह आपके लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल करें कि उसका माना मौजूल हो, गैर मौजूल हो मुराद ले रहे हैं, और अमूमन वो उसका कम्बिनेशन बनता नहीं है, तो वहाँ पे तकीद मानवी पैदा हो जाती है। क्लियर है? अगर ये चीज़ें नहीं होंगी भाई, अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो वहाँ पे फसाद होगी, वहाँ पे फसाद होगी, और वही मतलूब है। ठीक है। अच्छा, बलागत का क्या मतलब है? बलागत का मतलब ये है कि कलाम मौका माल के मुताबिक हो, कलाम मौका माल के मुताबिक हो, और ज़रूरी नहीं है कि फसाद भी और मौका माल के मुताबिक भी हो, क्योंकि अब हो सकता है कि कलाम में फसाद हो लेकिन मौका माल के मुताबिक ना हो। लेकिन बलागत के लिए ज़रूरी है कि कलाम फसाद पहले फसी हो फिर मौका माल के मुताबिक हो, तो हम कहेंगे बलागत है, और वो कलाम बलीग है, और वो बंदा बलीग है जो बंदा गुफ्तगू कर रहा है। बात समझ आ रही है? बलागत के लिए फसाद ज़रूरी है, बलागत के लिए फसाद ज़रूरी है। अब इनका, इसके अलावा मैंने उसलूब की बात की है, 3 लेक्चर दिए हैं ना इस पर अभी मैंने। उसलूब किस चीज़ का? वो छोड़ दें, वो मैंने कहा था
एंड पे कसरत तकरार और तताबुल इजाफ़ात, ज़्यादा इजाफ़तें हों या बहुत ज़्यादा तकरार हो एक चीज़ का, इससे भी मतलब जो है ना वो कलाम की फसाद ख़त्म हो जाती है। ये कुछ लोगों ने इसको लिया है, लेकिन बहुत से लोग माहिरीन इसको रिजेक्ट करते हैं, वो इसको नहीं लेते, इसलिए मैं उनको छोड़ रहा हूँ, उनको मैंने छोड़ दिया। समझ आ रही है? कसरत तकरार याद है ना वो शेर जो जिसमें अमर के सीखे 14 आ गए, अकिल, अनिल, अल्ली, सल्ली वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या भी बोल दिया उसने। अच्छा भाई, अब ये जो सारी चीज़ें हैं हमें हमारे पास कौन सी ज़राए हैं जिनकी मदद से हमें इन चीज़ों का इल्म हो सकता है? तो भाई इसका इल्म किससे होता है? ज़ौक़ से, ज़ौक़ सलीम से। ग़राबत का इल्म किससे होता है? इल्म लुग़त से। मुखालफत क़ियास का किससे? इल्म सरफ़ से। इसका ज़ौक़ से। तनाफ़ुर कलिमात का किससे? ज़ौक़ से। ज़ौफ़ तालीफ़ का किससे? नाव से। तकीद लफ्ज़ी का किससे? नाव से। तकीद मानवी का किससे? इल्म बयान से। ठीक है, तकीद मानवी इल्म बयान से। और बलागत का किससे? इल्म मानी से। इल्म मानी। लें जी, इसका मतलब ये है कि आपको इल्म लुग़त, अगर आप अरबी ज़ुबान सीखना चाहते हैं अच्छी, आपको इल्म लुग़त का इल्म होना चाहिए, इल्म लुग़त का इल्म होना चाहिए, इल्म सरफ़ का इल्म होना चाहिए, ज़ौक़ आपका अच्छा होना चाहिए, और इल्म नहव का भी आपको इल्म होना चाहिए, इल्म बयान का आपको इल्म होना चाहिए, इल्म मानी का आपको इल्म होना चाहिए। इल्म बलागा में हम कितने इल्म पढ़ेंगे? क्योंकि बाकी उलूम सेपरेट कर दिए गए हैं, इल्म लुग़त को अलग कर दिया गया है। आप डिक्शनियाँ वगैरह देखें, इल्म नाव सरफ़ के ऊपर आप किताबें अलग पढ़ें। इल्म सरफ़ शक्लों का इल्म है, इल्म नाव ज़बर ज़ेर पेश का इल्म है, इल्म बयान एक बात को मुख्तलिफ़ अंदाज़, इल्म बयान का तारफ़ कल इंशाअल्लाह मैं करवाऊँगा। इल्म बयान एक बात को मुख्तलिफ़ अंदाज़ से करने का इल्म है, इल्म बयान। और इल्म मानी मौका माल के मुताबिक बात करने का इल्म है। इल्म बलागा में हम कितने इल्म पढ़ेंगे? इल्म बयान, इल्म मानी और इल्म बदी, क्योंकि चौपड़ना चापड़ना भी ज़रूरी है। हाँ जी, बातों को चौपड़ना चापड़ना भी ज़रूरी है। हाँ जी, बंदा जिन्ना मर्ज़ी सोना है या कुड़ी, ब्यूटी पार्लर पे चक्कर लगाना भी आजकल के माशरे में ज़रूरी है। समझ आ रही है? हाँ जी, ये फ़र्ज़ ऐन है, शादी से पहले ज़रूर लेकर जाना होता है। हाँ जी, वो तो चक्कर लगा के तवाफ़ करवा के जो है ना बंदा वापस लाना होता है। तो इसलिए वो इल्म बदी, खूबसूरती का, कलाम को खूबसूरत करने का जो इल्म है उसको इल्म बदी कहते हैं। लें, ये मैंने बात की थी फसाद व बलागत के हवाले से। फिर आपको मैंने ये कहा था उसलूब, अंदाज़, तरीक़ाकार, अंदाज़। 3 तरह के अंदाज़ होते हैं, या तो इल्मी अंदाज़ होता है, सुन लें, या अदबी अंदाज़ होता है, और या खिताबी अंदाज़ होता है। आपका जो तकरीर का अंदाज़ है वो और होना चाहिए, इधर उसमें आप चीज़ें जुमले मिलते जुलते बोलें, मिसालें दें, भारी भरकम लफ्ज़ बोलें, आपके बाद में ऊंच नीच हो, वो आपका खिताबी अंदाज़ है। अब ये नहीं कि ख़तीब ने कोकड़ा पे है, ठीक है, और वो तकरीर कर रहा है। तकरीर क्या कर रहा है? हज़रात नमाज़ पढ़ा करो, अल्लाह ताला जन्नत देवेगा तुहानू। हाँ जी, उत्थे मेवे लगे हुए ने, फल पक्या होएगा। हाँ जी, उत्थे सारे फल मिलणगे तुहानू, शहद दियां नहरां भी ने उत्थे। ये क्या हो रहा है? समझ आ रही है? हाँ जी, ऊँच नीच। और ना ही ये कि जनाब भागा डट, ओए नमाज पढ़ो है, ओए तुसी नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे, ओ मसीते नमाज हुंदी पई है, ओ नमाज दा इन्ना सवाब है, ओए सुनदे पे ओ सारे। ठीक है, अब ये भी कोई तकरीर नहीं है, ऊंच नीच होनी चाहिए खिताबी। और इल्मी अंदाज़ क्या होता है? बात आपकी वाज़ेह हो, आप इल्मी गुफ्तगू कर रहे हो तो वहाँ पे आप कोई मसला बयान कर रहे हो, वहाँ पे आपने कोई इस्तिआरे इस्तेमाल नहीं करने, कनाए इस्तेमाल नहीं करने, तशबीहात आपने इस्तेमाल नहीं करने। और अदबी अंदाज़ क्या है कि आपने खूबसूरत बात करनी है, और उसके लिए आपने इस्तिआरात, आपने कनायात, आपने मजाजात और आपने मुहस्सिनात, जो इल्म बदी में आप पढ़ेंगे वो सारे आपने इस्तेमाल करने हैं।
लो ये सारी मैंने बात की थी और 3 दिन मैंने अलग अलग सेपरेट लेक्चर दिया। अभी भी कुछ लोग जो है ना वो परेशान हैं और उनको जो है ना वो लगता है कि ये पता नहीं कौन सी जो है ना वो नया वो क्या कहते हैं हमने इल्म शुरू कर लिया है और जिसको पढ़ना तो बड़ा ही औखा है, अब हमारा क्या बनेगा। क्लियर है, बातें समझ आ गई हैं। अब ये सारी बातें आपने मुझे लिख के दिखा देनी है।